नमस्कार। आज के क्लास में आप सभी का स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग कक्षा 7 का सामाजिक विज्ञान पढ़ेंगे। पुस्तक का नाम है पर्यावरण और हम, और इस पुस्तक का अध्याय 5 जलमंडल हम लोग आज पढ़ेंगे। पृथ्वी पर जल है और जल के बारे में हम लोग आज समझेंगे। बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग जलमंडल के बारे में समझेंगे कि जलमंडल किसे कहते हैं, जल चक्र क्या है और पृथ्वी पर जल का वितरण अर्थात कहाँ कितना पानी है, इसके बारे में हम लोग आज जानेंगे। तो शुरू करते हैं अध्याय 5 जिसका नाम है जलमंडल। बच्चों, गर्मी की दोपहर में अचानक हुई बारिश से प्रशंसा बहुत खुश थी। बच्ची है प्रशंसा, वह बहुत खुश थी कि शाम के समय खेल के मैदान में बने गड्ढे में नाव चलाएगी। कागज की नाव आप लोग भी चलाते हैं ना। उसने अपने मित्र संजना को भी बुला लिया। दोनों ने मिलकर कागज की नावें बनाई और उछलती कूदती चल पड़ी मैदान की ओर। वहां पहुंचकर दोनों ने देखा कि गड्ढे में तो पानी ही नहीं है। इतनी जल्दी पानी कहां चला गया? बच्चों, बारिश हुई थी, गड्ढे में पानी रहना चाहिए, लेकिन पानी वहां से गायब है। अब ये सोच में पड़ गए कि इतनी जल्दी पानी कहां चला गया। तब दोनों ने निश्चय किया क्या कि इस प्रश्न को कल अपने शिक्षक से पूछेंगी। किस प्रश्न को बच्चों? कि बारिश हुआ, गड्ढे में पानी था, लेकिन कुछ ही देर में यह पानी कहां चला गया। अगले दिन शिक्षक ने कक्षा में उन्हें जलमंडल के बारे में विस्तार से बताया। क्या बताया? कि धरातल पर उपस्थित सभी प्रकार की जल राशियों के समूह को जलमंडल कहते हैं। अब जल राशि कौन कौन सा है? महासागर है जिसे समुद्र कहते हैं, हिमनद है जिसे अंग्रेजी में ग्लेशियर कहते हैं, बर्फ जो पिघलकर नदी के रूप में बहती है, नदी है, झील है, भूमिगत जल है जिसको हम लोग हैंडपंप से बाहर निकालते हैं, और वायुमंडल में हवा में जल वाष्प है। आपने देखा है ना, जब पानी गर्म होता है तो धुएं की जैसा उससे निकलता है, वह भाप कहलाता है। तो ये जलवाष्प भी वायुमंडल में जल का ही एक रूप है। तो ये सब मिलाकर कहलाते हैं जलमंडल। जल के स्थान में परिवर्तन होता रहता है, और आइए आगे हम समझते हैं कि जल के स्थान में कैसे परिवर्तन होता है। बच्चों, यहाँ एक चित्र बना है, इसे जल चक्र कहा जाता है। चक्र क्योंकि यह घूम रहा है पानी। यहाँ पर पृथ्वी पर उपस्थित जल का प्रवाह महासागर से वायुमंडल एवं स्थल के बीच लगातार होता है। आप यहाँ चित्र में देखिए कि नीचे समुद्र है, समुद्र का पानी गर्म होकर भाप बनकर वायुमंडल में जाता है, और वहां से फिर से पानी बनकर वर्षा के रूप में पृथ्वी पर आता है, जिसको हम लोग जल चक्र कहते हैं। पृथ्वी पे जो जल आज से हजारों वर्ष पूर्व उपस्थित था, वही जल आज भी है। बच्चों, पानी खत्म नहीं होता है, सिर्फ ये घूमते रहता है, सिर्फ इसका चक्रण होता रहता है, चक्र लगाते रहता है। सूर्य की गर्मी के कारण जल राशि जल वाष्प में परिवर्तित होकर वायुमंडल में चला जाता है। आपने देखा है कि घरों में भी अगर पानी गर्म करते हैं तो उसे धुएं के रूप में भाप निकलता है, तो वो कहाँ जाता है? वायुमंडल में चला जाता है। वहाँ यह जलवाष्प ठंडा होकर संघनित होता है। आपने देखा होगा कि जब गर्म पानी के बर्तन को किसी थाली या ढक्कन से ढकते हैं और उस थाली को कुछ देर के लिए कहीं नीचे छोड़ देते हैं, जब वो ठंडा होता है तो फिर उसमें बूंद बूंद पानी बनने लगता है। तो यह जो जलवाष्प का फिर से पानी बनना संघनन कहलाता है। तो ये संघनित होता है और बादलों का रूप ले लेता है, और पुनः वर्षा, ओला,
जो पत्थर गिरता है, हिमपात ओस के रूप में वापस धरातल पर लौटता है। यहाँ चित्र में देखिए, समुद्र है नीचे नीले रंग का और वहाँ तीर मारा हुआ है, मतलब वहाँ से वाष्पीकरण होकर ये वायुमंडल में जा रहा है और वहाँ बादल बन रहा है और संघनन होकर वो फिर वर्षा के रूप में लौट आता है पृथ्वी पर। तो ये चक्र बन रहा है, इसको कहते हैं जल चक्र। बच्चों, अब हमारी पृथ्वी एक थलशाला की तरह है। देखिए यहाँ चित्र में कि थलशाला एक बंद कांच के बर्तन की तरह होता है जिसमें छोटे पौधे रखे जाते हैं। इसको अधिक जल की आवश्यकता होती है। आइए बच्चों, अब हम लोग पृथ्वी पर जल का वितरण को समझते हैं, मतलब पृथ्वी में कहाँ कितना पानी है। प्रशंसा और संजना ये दो सहेलियां हैं। इनकी बात को समझाने के लिए शिक्षक ने बच्चों को पृथ्वी पर जल के वितरण के बारे में समझाया। पृथ्वी पर उपलब्ध जल जितना भी पानी है, उस पृथ्वी पर उपलब्ध जल की कुल मात्रा का लगभग 2.7% स्वच्छ जल के रूप में है और जल का 97.3% भाग लवणीय जल के रूप में है, मतलब नमक वाला पानी है जो महासागरों में है। पृथ्वी पर जल के वितरण को तालिका में प्रदर्शित किया गया है, जो अपने आप पुस्तक में भी देख सकते हैं। इस प्रकार हम पाते हैं कि पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल के लगभग 97% भाग महासागरों में है और केवल 3% भाग महाद्वीपों पर है। महाद्वीपीय जल में भी 2% अंटार्कटिका एवं अन्य ऊंचे पर्वतों पर हिमनद के रूप में है। यहाँ आप हिमनद का चित्र देखिए। शेष 1% जल ही नदी, झील, तालाब में उपलब्ध है, जो मनुष्य, पादप मतलब पेड़ पौधा एवं जीवों के उपयोग में आता है। प्रति 1000 ग्राम की मात्रा में उपलब्ध लवण की मात्रा को लवणता कहते हैं। समुद्री जल की लवणता 35 ग्राम प्रति 1000 ग्राम जल है। बच्चों इसको याद रखिएगा। जानने जोगी बात यहाँ दिया गया है कि 1 मिलियन घन मीटर में 1 अरब लीटर पानी होता है। बच्चों एक क्रियाकलाप आपको करना है। क्या करना है? एक बाल्टी में 2 लीटर जल लीजिए। मान लीजिए यह जल पृथ्वी की सतह पर जल की संपूर्ण मात्रा है। इसमें 12 चम्मच जल माप कर एक कटोरी में ले लीजिए। यही 12 चम्मच जल पृथ्वी पर मौजूद संपूर्ण ताजे अलवणीय, जिसमें नमक नहीं है, जल की मात्रा को दर्शाती है। बचा हुआ शेष जल महासागर में मौजूद लवणीय जल है। 12 चम्मच अलवणीय जल में से 9 चम्मच हिमनद मतलब बर्फ के रूप में है। 1 चम्मच भौम जल मतलब पृथ्वी के अंदर है, जिसको हम लोग बोरिंग कर कर बाहर निकालते हैं। आधा चम्मच मीठे पानी की झील है और 1 बूंद नदी के पानी के रूप में बटा हुआ है, विभाजित है। बच्चों यहाँ देखिए, आपको महासागर में कितना, हिमानी में कितना, भूमिगत जल में कितना, झीलों का लवण जल कितना, स्थलीय समुद्री और नमकीन जल कितना, ये सारे पृथ्वी पर जल के वितरण को दिखाया गया है, जिसे आप पुस्तक पर ध्यान से देखिएगा। बच्चों विश्व में महासागर, झीलें एवं नदियों को इस मानचित्र में दिखाया गया है। इसे भी आप ध्यान से देखिएगा कि कहाँ कौन सी नदी है। जैसे एशिया में, भारत में गंगा नदी को दिखाया गया है, चीन में हुआंगो नदी को दिखाया गया है, और यहाँ देखिए अफ्रीका में नील नदी है, नाइजर नदी है, और दक्षिण अमेरिका में अमेजन नदी है, उत्तरी अमेरिका में मिशिगन झील है। ये सब आप देखिएगा और इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। तो बच्चों आशा है आप समझ गए होंगे। इसमें जो मुख्य बातें थी वो थी कि जल चक्र क्या है, जलमंडल किसे कहते हैं, और पृथ्वी में जल का वितरण कहाँ कहाँ है। तो बच्चों पढ़ते रहिए, लिखने का अभ्यास जारी रखिएगा, लिखना नहीं छोड़िएगा, खेलते रहिएगा और खुश रहिएगा। धन्यवाद बच्चों।